Hello friends, myself Vinay Mishra, the faculty of Mechanical Engineering Department of Ambalika Institute of Management and Technology, affiliated with AKTU. Today we are going to have a discussion for the subject of BTech third semester, that is thermodynamics. इससे पहले हम लोगों ने कुछ डिस्कशन किए थे थर्मोडायनामिक्स सब्जेक्ट के बारे में और हम लोगों ने देखा था कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, कैसे इसको अप्लाई करते हैं क्लोज सिस्टम के लिए, कैसे इसको अप्लाई करते हैं ओपन सिस्टम के लिए, और इसके बारे में डिस्कशन हम लोगों ने किया था। जो भी डिस्कशन हम लोगों ने किए थे उसमें हम लोगों ने एग्जांपल्स भी देखे थे क्लोज सिस्टम के और ओपन सिस्टम के एग्जाम्पल भी हम लोगों ने देखे थे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कैसे यूज़फुल होता है ओपन सिस्टम्स के लिए, जिसमें हम लोगों ने बात किया था टरबाइंस के बारे में, कंप्रेसर के बारे में, पंप के बारे में, सेंट्रीफ्यूगल पंप या रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के बारे में हम लोगों ने इक्वेशंस लगाई थी और उसका डेरिवेशन किए थे और कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे हम लोगों ने। आज हम लोग बात करेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। तो बेसिकली शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम लोग बात करेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की नीड क्यों पड़ी, ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या क्या कमियाँ थी, क्या क्या प्रॉब्लम्स थी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में जो जिसकी वजह से सेकेंड लॉ की ज़रूरत पड़ी, और क्या क्या चीज़ें कवर नहीं किया गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से। इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन हम लोगों ने पहले भी किया था, लेकिन आप थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं। तो बेसिकली हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। द लिमिटेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज दैट इट डज नॉट से एनीथिंग अबाउट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। फर्स्ट लॉ में ये तो कह दिया गया था, थोड़ा सा हम लोग पीछे जाते हैं, तो ये कहा गया था कि नेट हीट ट्रांसफ़र इज इक्वल टू नेट वर्क ट्रांसफ़र फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस। या अगर सिर्फ प्रोसेस की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पर ये कहा गया था कि जितनी भी अमाउंट ऑफ हीट हम देंगे दैट इज इक्वल टू द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम प्लस वर्क आउटपुट। यानी जो हम हीट किसी बॉडी को देंगे तो वो दो पार्ट्स में डिवाइड होंगी, एक तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी उस बॉडी की बढ़ेगी और वर्क आउटपुट हमें जो मिल रहा है वो दोनों के समीशन का इक्वल होगा Q1 के बराबर। Q1 इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W या डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस W। अब यहाँ पर ये तो हमें बता दिया गया था कि हीट का ट्रांसफ़र होता है वर्क में और वर्क का ट्रांसफर कह सकते हैं हीट में होता है, लेकिन बेसिकली वहाँ पे डायरेक्शन के बारे में नहीं बताया गया था हम लोग को। डायरेक्शन का मतलब क्या है कि अगर हम लोग बात करें कि हीट का फ्लो हमेशा एक ही डायरेक्शन में होता है। कैसे? दो बॉडीज आपको दे रखी हैं, इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका 20 डिग्री सेंटीग्रेड। हीट हमेशा इस डायरेक्शन में फ्लो करती है, हाई टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी को। हीट रिवर्स क्यों नहीं होती, यानी यहाँ से हीट इस डायरेक्शन में क्यों नहीं फ्लो करती, इसका जवाब हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स नहीं देता है। यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें डायरेक्शन के बारे में नहीं बताता है कि किस डायरेक्शन में फ्लो हो सकता है, किस में नहीं हो सकता है। तो ये एक लिमिटेशन है फर्स्ट लॉ की। आगे बढ़ते हैं। इट डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ द प्रोसेस। अगर हम लोग पॉसिबिलिटी की बात करें, उसमें ये तो कहा गया था कि वर्क का ट्रांसफ़र हीट में हो जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम अपने हाथों को रगड़ें, जाड़ों में हम अक्सर अपने हाथों को रगड़ते हैं, और होता क्या है, इस वर्क का कन्वर्जन होता है हीट में, जिसकी वजह से टेम्परेचर हमारे स्किन का इंक्रीज हो जाता है फ्रिक्शन की वजह से। लेकिन अगर इसका हम उल्टा देखें, यानी रिवर्स करें इसको, अगर क्या वर्क का कन्वर्जन यहाँ पे हीट में हुआ है, हमने वर्क किया
जिसमें हीट क्रिएट हुई, जिसकी वजह से टेम्परेचर राइज कर गया। क्या इसका रिवर्स पॉसिबल है? फॉर एग्जांपल, अगर हम हीट वापस दें तो क्या ये हाथ अपने आप रगड़ने लगेगा? बिल्कुल नहीं। यानी यहाँ पे पॉसिबिलिटी कुछ प्रोसेस की एक डायरेक्शन में है, दूसरी डायरेक्शन में नहीं। यानी पॉसिबिलिटी, पहला तो डायरेक्शन हो गया, और दूसरी पॉसिबिलिटी यानी वो प्रोसेस पॉसिबल है या नहीं है, इसके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। दूसरा एग्जांपल लें, अगर हम लोग एक सिंपली बॉल को लें और ऊपर से थोड़ा सा हाइट से उसको फेंक दें, तो हम देखेंगे कि अगर वो बॉल उसमें होगा क्या, उसकी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। यानी कहीं ना कहीं हम लोग देखेंगे कि जो सरफेस है हमारी हीट अप हो जाएगी, और या अगर इसका रिवर्स करें या उस सरफेस को दोबारा हीट अप कर दें, तो क्या वो बॉल उछल के उसी हाइट पे आ पाएगी? बिल्कुल नहीं। तो यानी बॉल को फेंका गया तो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, हीट एनर्जी में चेंज हुआ, टेम्परेचर चेंज हो सकता है, हुआ, लेकिन उसका रिवर्स पॉसिबल नहीं। टेम्परेचर को बढ़ा करके दोबारा उसी हाइट पे बॉल को कभी नहीं लाया सकता। इस तरीके से हम लोग देखते हैं कुछ प्रोसेस पॉसिबिलिटी को अगर देखें तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोग को पॉसिबिलिटी नहीं बताता है कि ये प्रोसेस पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है। इट डज नॉट टेल दैट वाई हीट कैन नॉट कन्वर्टेड फुल्ली इनटू वर्क। इसका मतलब हम लोग देखते हैं कि अगर इंजन की बात करें तो इसकी हम हीट देंगे, वर्क वो करेगा, ये तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गया, ठीक है। लेकिन क्या फुल्ली हीट का कन्वर्जन फुल्ली वर्क डन में हो पाएगा? ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं बताता, ऐसा पॉसिबल जनरली होता ही नहीं। यानी किसी भी इंजन में सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट अगर हम देते हैं तो पूरा कन्वर्जन उसका वर्क डन में नहीं हो पाता है, सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट होती है जो कि ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इसकी एफिशिएंसी इस केस में अगर पूरा हीट हमने दिया, पूरा वर्क में कन्वर्ट कर दिया है, तो यहाँ पे एफिशिएंसी हो जाती है 100%, ये पॉसिबल नहीं। यानी पूरा एनर्जी का कन्वर्जन यहाँ पे क्यों नहीं हो पाता, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं बताता है। यानी कुछ चीज़ों को लेकर के हम लोगों ने देखा कि फर्स्ट लॉ फॉलो नहीं होता है। तो आगे चलते हैं, जिसमें देखते हैं सेकंड लॉ की ज़रूरत क्यों पड़ी और सेकंड लॉ में क्या कहा गया, थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं। लिमिटेशन फिर से थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं इस पे। फर्स्ट लॉ इज ए स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। इसके बारे में पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं हम लोग। एक लॉ एनर्जी कंजर्वेशन पे डिपेंडेंट है, यानी एनर्जी ना ही क्रिएट की जा सकती, ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती। इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। Satisfaction of first law alone does not ensure that the process will actually take place. First law पूरी तरीके से ये इंश्योर नहीं करता है कि पॉसिबल प्रोसेस होता है कि नहीं होता है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। फॉर एग्जाम्पल की बात हम करें, अ कप ऑफ हॉट कॉफी लेफ्ट इन अ कूलर रूम इवेंचुअली cools off. The reverse of this process, coffee getting hotter as a result of heat transfer from a cooler room, does not take place. For example, एक कॉफ़ी है आपके पास या चाय हम कह सकते हैं, अगर उसको किसी एटमॉस्फेयर में रखा हुआ है, जनरली अगर हम लोग यहाँ पे गर्म कॉफ़ी रख दें तो होगा क्या, हीट गर्म कॉफ़ी से गर्म चाय से बाहर निकलेगी, एटमॉस्फेयर में जाएगी, ठीक है। ऐसा होता इस कंडीशन में क्या होगा, जो गर्म कॉफ़ी है आपकी या गर्म चाय है वो ठंडी हो जाएगी जब तक इक्विलिब्रियम ना आ जाए सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, या हम कहें हीट ट्रांसफॉर्मेशन होगा सिस्टम से सराउंडिंग को। इसका रिवर्स क्यों नहीं पॉसिबल है, यानी हीट बाहर से सराउंडिंग से सिस्टम में क्यों नहीं आ रही, ठीक है। तो ये नहीं बताता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इसके बारे में डिस्कशन नहीं करता। हीटिंग ऑफ रूम, अगर इलेक्ट्रिकल हीटर की हम लोग बात करें फॉर एग्जांपल, तो हम लोग ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल हीटर में करंट प्रोवाइड किया जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाता है, जिसकी वजह से हीटिंग इफेक्ट क्रिएट होता है रूम में।
जाड़े के दिनों में हम लोगों ने देखा होगा। तो वहाँ पर होगा क्या, करंट प्रोवाइड की जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाएगा, स्विच ऑन किया जाएगा, तब हमारा हीटर जो है हीटिंग इफेक्ट देगा आपको, कमरा गर्म हो गया। अब इसका रिवर्स देखें अगर हम, कि क्या हीटर को बाहर से अगर गर्म किया जाए तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा या डायरेक्टली करंट क्रिएट हो जाएगी? इन जनरल ऐसा नहीं होगा। तो इसके बारे में डिस्कशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स नहीं करता है। कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसके बारे में हम लोग ये नहीं कह सकते कि वहाँ पे ऐसा पॉसिबल होता है, लेकिन वो कंडीशन अलग है। लेकिन इन जनरल अगर हम लोग बात करें तो ऐसा जनरल पॉसिबल नहीं होता है। पैडल व्हील मैकेनिज्म की अगर हम लोग बात करें, हम लोगों ने जूल एक्सपेरिमेंट देखा था। तो वहाँ पर क्या हुआ था कि सर्टेन अमाउंट ऑफ वेट जो था वो ऊपर से नीचे जब आ रहा था तो पैडल मूव करके पानी के टेम्परेचर को बढ़ा दे रहा था। इसका रिवर्स करें, क्या पॉसिबल है? हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्या पैडल अपने आप घूमने लगेगा? बिल्कुल नहीं। यानी यहाँ भी पॉसिबिलिटी नहीं है। ये भी हम लोग को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स नहीं बताता है। वाटर फ्लोज डाउन हिल, हम लोगों ने देखा है जनरली जो वाटर है आपका तो ऊपर से नीचे फ्लो करता है, नीचे से ऊपर अपने आप फ्लो क्यों नहीं करता? ये भी इसके बारे में हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स नहीं बताता है। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन बेसिकली ये है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स सफिशिएंट नहीं है किसी भी बॉडी को हीटिंग इफेक्ट या कूलिंग इफेक्ट या वर्क प्रोड्यूस कहीं भी अगर हो रहा है तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स सफिशिएंट नहीं है उसको पूरी तरीके से डिफाइन करने के लिए। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की ज़रूरत हमें पड़ेगी। दोनों लॉज जो हैं वो सिस्टम पे फॉलो होंगे तभी वो चीज़ कंप्लीट होगी। ठीक है। प्रोसेस विल नॉट अकर अनलेस इट सेटिस्फाइड बोथ द फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स दोनों फॉलो होना जरूरी है या दोनों फॉलो होंगे। सेकंड लॉ not only identifies the direction of the process, it also asserts that energy has quality as well as quantity, यानी quality और quantity energy में दोनों। अब देखते हैं, ये तो हमारी बात हो गई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की कि ज़रूरत क्या थी फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की, क्या क्या लिमिटेशंस थी। अब देखते हैं हम लोग सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को, जिसमें बेसिकली दो स्टेटमेंट है हमारे पास। एक तो है केल्विन प्लांक स्टेटमेंट, दूसरा है क्लॉसियस स्टेटमेंट। केल्विन प्लांक स्टेटमेंट, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस विच ऑपरेट्स ऑन अ साइकिल टू प्रोड्यूस इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क डन टू द हीट इनपुट। यानी कोई साइक्लिक प्रोसेस या हीट इंजन कोई वर्क कर रहा है तो ये इम्पॉसिबल है एक ऐसा इंजन बनाया जाए जिसमें सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट हम दें तो उतनी अमाउंट ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी में वो वर्क डन प्रोड्यूस कर दें, यानी रिजेक्शन आपका जीरो। ये इम्पॉसिबल, इसको बनाना इम्पॉसिबल है, कठिन नहीं कह सकते, इम्पॉसिबल है, ये तो बन ही नहीं सकता ऐसा। इसके बारे में केल्विन प्लांक ने अपना स्टेटमेंट दिया। हीट इंजन विथ सिंगल थर्मल रिजर्वॉयर इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, इसका मतलब देखते हैं आगे। ये कोई इंजन है, एक रिजर्वॉयर है, टेम्परेचर मान लिया T1 है या T है, ये इंजन है आपका। क्या हो रहा है, सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट हम दे रहे हैं। हीट का मतलब क्या है, अगर प्रैक्टिकली बात करें तो हम लोग बेसिकली जितने भी इंजन हैं, अगर डीजल इंजन की बात करें तो डीजल से चलेगा, और पेट्रोल इंजन की बात करें तो पेट्रोल से चलेगा। यानी पेट्रोल का कंबशन होगा, उसमें हीट एडिशन होगा सिलेंडर के अंदर, तो उस वाले हीट की एडिशन की हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि बेसिकली जो हीट एडिशन हो रहा है कंबशन ऑफ द फ्यूल की वजह से हो रहा है। तो इसके अमाउंट अगर Q है तो इंजन क्या होगा, ये हीट एक्सपेंशन होगा पिस्टन से, फिर आगे कनेक्टिंग रॉड, उसके बाद फिर व्हील को अल्टीमेटली हमको पावर मिलेगी रोटेशन के फॉर्म में। इस तरीके से हमको वर्क डन हमको मिलता चला जाएगा। तो बेसिकली कन्वर्जन क्या हुआ, हीट एनर्जी का कन्वर्जन हुआ मैकेनिकल एनर्जी में इन द फॉर्म ऑफ रोटेशन। तो Q का कन्वर्जन हुआ W में। अगर पूरा कन्वर्जन Q का W में हो जाए, ऐसा इंजन कभी बन ही नहीं सकता है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन। बस यही स्टेटमेंट केल्विन प्लांक के अकॉर्डिंग दिया है।
पूरा पूरा कन्वर्जन Q का W में नहीं हो सकता है, सर्टेन अमाउंट ऑफ रिजेक्शन मस्ट बी देयर। इसका मतलब सर्टेन अमाउंट ऑफ रिजेक्शन, अगर Q1 की बात करें, Q2 की बात करें, टेम्परेचर T2 की बात करें, ये होना बहुत ज़रूरी है या होता ही है, इसके बिना काम ही नहीं चलेगा। ये पॉसिबल है अगर हम लोग देखें, लेकिन Q2 इज इक्वल टू 0 यानी फुल्ली कन्वर्जन ऑफ दिस इनटू दिस, इट इज़ नॉट पॉसिबल। बस यही केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट एक तरीके से। इसको थोड़ा सा और डीपली समझेंगे तो आगे हम लोग समझेंगे कि इसमें बेसिकली अंदर कैसे प्रोसेस होता है, कैसे पॉसिबिलिटी देखी जाती है, थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग आगे जानने की कोशिश करेंगे। तो ये बेसिकली यहाँ पे बात हुई थी कि सिंगल हीट रिजर्वायर, अगर ये हम लोग 0 कर दें तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सिर्फ एक रिजर्वायर है हमारा, ठीक है। तो यहाँ से सिर्फ एक रिजर्वायर से हीट लेकर के वर्क में कन्वर्ट करें, ये पॉसिबल नहीं है। इसी के बारे में स्टेटमेंट पीछे दिया गया था। अगर ऐसा हो रहा है, तो इस केस में एफिशिएंसी क्या होगी? एफिशिएंसी क्या होगी? आउटपुट टू द इनपुट। आउटपुट क्या है? W, इनपुट Q1, दोनों बराबर हैं। ये अगर वैल्यू 0 है, टोटल सम देखें, एल्जेब्रिक सम, तो दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस। अगर दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस, दैट मीन्स या Q अपॉन Q अगर कर लें इक्वल टू 1 और 100%। इसका मतलब द 100% एफिशिएंसी ऑफ द इंजन इज नॉट पॉसिबल। अगर शॉर्ट में हम लोग बोलें तो एफिशिएंसी किसी भी इंजन की 100% कभी नहीं हो सकती। दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एज पर केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। आगे चलते हैं। क्लॉसियस दूसरा स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट है बेसिकली हमारे पास। इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस, एक ऐसी डिवाइस बनाना मुश्किल है जो बिना किसी एडिशनल वर्क डन के हीट को फ्लो करवाए लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर। हम लोग जानते हैं कि हीट हमेशा हाई टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी को जाती है। क्लॉसियस ने क्या कहा? लो टेम्परेचर बॉडी से हाई टेम्परेचर बॉडी, लो टेम्परेचर बॉडी से हीट हम लोग नहीं निकाल सकते हैं जब तक भी उस पर कोई एडिशनल वर्क डन ना किया जाए। दैट मीन्स हीट कैन नॉट फ्लो स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम लो टेम्परेचर बॉडी टू हाई टेम्परेचर बॉडी अनलेस इट इज नॉट सब्जेक्टेड टू एडिशनल वर्क डन। यानी अगर लो टेम्परेचर से बॉडी से अगर आपको हीट निकालनी है, हाई टेम्परेचर में पहुंचानी है, तो सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क डन आपको करना पड़ेगा। और ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा कि अपने आप लो टेम्परेचर बॉडी से हीट निकल करके हाई टेम्परेचर बॉडी को जाए। ये एग्जांपल है क्लॉसियस स्टेटमेंट का। एक रिजर्वॉयर है, एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर T1 है, ये टेम्परेचर T2 है। T1 बेसिकली का टेम्परेचर कम है, यानी ये कोल्ड बॉडी है, और ये हमारी हॉट बॉडी। क्लॉसियस ने ये कहा कि हीट का एक्सट्रैक्शन, यानी लो टेम्परेचर बॉडी से अगर हीट का एक्सट्रैक्शन हो रहा है, एक्सट्रैक्शन हीट लो टेम्परेचर बॉडी से अगर हीट हम निकाल रहे हैं और कहाँ दे रहे हैं? हाई टेम्परेचर बॉडी को, तो इसकी वैल्यू कुछ होगी। दिस मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। अगर ये 0 है, मान लीजिए इफ अगर ये 0 है, इसका मतलब बॉडी, कोल्ड बॉडी में से हीट अपने आप निकल के हॉट बॉडी में जा रही विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क डन। W इज इक्वल टू 0 इफ। अगर ऐसा है, दिस इज नॉट पॉसिबल। दिस इज दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल। यानी सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क डन आपको करना पड़ेगा किसी भी डिवाइस के लिए। बाहर से आपको वर्क डन करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी, कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसकी वजह से हीट कोल्ड बॉडी से, ठंडी बॉडी से निकल करके हॉट बॉडी में जाए।
ये क्लॉसियस का स्टेटमेंट। तो यहाँ पर इज नॉट इक्वल टू 0, इफ इट इज इक्वल टू 0 दैट मीन्स द हीट ऑटोमेटिकली फ्लोज फ्रॉम लो टेम्परेचर बॉडी टू हाई टेम्परेचर बॉडी, दिस इज नॉट पॉसिबल। यही स्टेटमेंट है हमारा क्लॉसियस का। नॉट पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल। अब इसके बारे में डिस्कशन हम लोग आगे करेंगे और डीपली समझेंगे कैसे क्या होता है क्लॉसियस स्टेटमेंट और केल्विन प्लांक स्टेटमेंट, जब हम लोग इसके बारे में न्यूमेरिकल करेंगे। इक्विवेलेंस ऑफ टू स्टेटमेंट हम लोगों ने देखा, केल्विन प्लांक के बारे में देखा और क्लॉसियस के बारे में देखा कि स्टेटमेंट क्या होता है। तो बेसिकली यहाँ पे दो स्टेटमेंट हम लोगों ने देखे, लेकिन देखने से तो लगता है कि अगर उसको देखा जाए तो ये दोनों स्टेटमेंट अलग अलग है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये दोनों स्टेटमेंट एक ही हैं। इक्विवेलेंस कैसे, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक रिजर्वायर है टेम्परेचर T1 पे, एक कोल्ड रिजर्वायर है टेम्परेचर T2 पे। इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका टेम्परेचर हमारा कम है। एक हमने एग्जांपल ले रखा है हीट पंप का या रेफ्रिजरेटर कह सकते हैं इसको, और एक एग्जांपल है हीट इंजन का। हम लोग इस बॉडी में अगर हम लोग ये देख लें कि वायलेशन ऑफ द क्लॉसियस स्टेटमेंट, अगर हम लोग ये प्रूव कर दें कि इस बॉडी में अगर क्लॉसियस स्टेटमेंट वायलेट हो रहा है या फॉलो नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से अगर केल्विन प्लांक भी फॉलो ना हो, तो हम ये कह देंगे कि इसके लिए क्लॉसियस इज इक्वल टू क्लॉसियस का स्टेटमेंट और केल्विन प्लांक का स्टेटमेंट लगभग बराबर, ये बराबर इक्विवेलेंस। तो यहाँ पर हम लोगों ने यही देखने की कोशिश किया है, यही देखेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग इसमें ये मान रहे हैं कि वायलेशन ऑफ क्लॉसियस स्टेटमेंट, यहाँ पे हम लोग ये लेके चल रहे हैं कि क्लॉसियस स्टेटमेंट फॉलो नहीं हो रहा है। तब देखते हैं कि क्या केल्विन प्लांक भी फॉलो होगा कि नहीं होगा। अगर क्लॉसियस के ना फॉलो होने पे केल्विन प्लांक भी फॉलो नहीं हो रहा है, तब तो ठीक है, इक्विवेलेंस है। लेकिन क्लॉसियस के फॉलो ना होने पे कि क्या केल्विन प्लांक फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है तब तो प्रॉब्लम है। अब देखते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है। क्लॉसियस स्टेटमेंट फॉलो नहीं हो रहा है, यानी हीट अपने आप कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी को जा रही है, Q1 एक्सट्रैक्शन हुआ हीट का, अपने आप हाई टेम्परेचर बॉडी को चला गया। ये पॉसिबल नहीं था, लेकिन हमने मान लिया कि वायलेट अगर हो रहा है तो क्या होगा। W की वैल्यू 0 है, अगर W की वैल्यू 0 है नहीं है तब तो बात अलग है। अगर 0 है इसका मतलब क्लॉसियस स्टेटमेंट फॉलो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर क्लॉसियस स्टेटमेंट फॉलो नहीं हो रहा है। हीट इंजन की अगर हम लोग बात करें, हाई टेम्परेचर से उसने हीट लिया, लो टेम्परेचर को हीट दे दिया Q2, W नेट की वैल्यू Q1 माइनस Q2, W नेट की वैल्यू यहाँ पे सिंपली Q1 माइनस Q2 है। इसके बारे में हम लोगों ने बात नहीं किया है कि वायलेट होगा कि नहीं होगा, ये बाद में पता चलेगा, अभी पता चलेगा इसके बारे में कि ये वायलेशन इसका भी हो रहा है कि नहीं हो रहा साथ में। अगर हम इसको कंबाइन कर दें, अगर हम कंबाइन कर दें तो देखेंगे यहाँ से Q1 अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्शन हुआ, Q1 अमाउंट ऑफ हीट दिया गया, रिजर्वायर है क्योंकि, तो सर्टेन अमाउंट ऑफ Q1 अमाउंट ऑफ हीट इसको निकालना पड़ेगा क्योंकि अकोमुलेशन ऑफ हीट नहीं होगा यहाँ पे। तो इसीलिए अगर इसको कंबाइन कर दें या इसको अगर जोड़ दें ऐसे करके, तो हम देखेंगे यहीं से हीट होकर के यहीं चली जाएगी। अब यहाँ पे होगा क्या, ये तो वायलेट हो रहा था, फॉलो नहीं हो रहा था क्लॉसियस। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसको अगर कंबाइंड सिस्टम के तरह देखा जाए, इसको कंबाइंड सिस्टम लिया जाए, तो यहाँ पर देखेंगे कि ये जो हीट इंजन है एक रिजर्वायर से कंटिन्यूअस वर्क को प्रोड्यूस कर रहा है, यानी एक रिजर्वायर से हीट इंजन कंटिन्यूअस जो है वो वर्क प्रोड्यूस करता जा रहा है। एक रिजर्वायर कौन सा, ये वाला। दैट मीन्स केल्विन प्लांक स्टेटमेंट भी वॉयलेट होगा, जैसा इम्पॉसिबल है, जो कि इम्पॉसिबल है। एक रिजर्वायर से ऐसा हो ही नहीं सकता है जब तक दो ना हो, या रिजेक्शन होना जरूरी है। तो इसीलिए अगर क्लॉसियस स्टेटमेंट यहाँ पे वॉयलेट किया, इसका मतलब केल्विन प्लांक भी यहाँ पे वॉयलेट कर रहा है। दैट मीन्स समवेयर इट इज इक्विवेलेंट। आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि वॉयलेशन ऑफ केल्विन प्लांक, वहाँ पे देखा था हम लोगों ने कि वॉयलेशन ऑफ
क्लॉसियस था, यहाँ पे देखते हैं एवोल्यूशन ऑफ केल्विन प्लैंक है। तो अगर एक रिजर्वायर से है, जितना अमाउंट ऑफ हीट लिया वर्क प्रोड्यूस कर दिया, जितना अमाउंट ऑफ हीट लिया वर्क प्रोड्यूस कर दिया, Q2 की वैल्यू 0 हो गई। यहाँ पर अगर इस वर्क को दे दिया जाए इसी हीट पंप को या रेफ्रिजरेटर को, तो हम देखेंगे सर्टेन अमाउंट ऑफ Q2 अमाउंट ऑफ हीट को लिया गया लो टेम्परेचर रिजर्वायर से, दे दिया गया हाई टेम्परेचर रिजर्वायर को Q1 प्लस Q2। अगर इसको कंबाइन कर दें तो यहाँ पे देख रहे हैं हम कि केल्विन प्लैंक फॉलो नहीं हो रहा है। अब देखते क्या क्लॉसियस भी फॉलो होगा कि नहीं होगा। कंबाइन कर दीजिए, इसको कंबाइन कर दिया हमने, ठीक है। यहाँ पर क्या देखेंगे आप, Q1 Q2 Q1 Q2, अगर नेट अलजेब्रिक सम ले इसका तो Q1 Q2 Q1 Q2, यानी अगर नेट पूरा कंबाइंड ले इसको, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सिंगल हीट पंप या रेफ्रिजरेटर हीट को बिना किसी एडिशनल वर्क डन के लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में पहुंचा रहा है, जो कि इम्पॉसिबल है। यहाँ पर कोई एडिशनल वर्क नहीं किया जा रहा है, यानी दिस इज इक्वल टू 0। इसका मतलब कि अगर केल्विन प्लैंक फॉलो नहीं हो रहा है तो क्लॉसियस भी फॉलो नहीं होगा, समवेयर इट इज इक्विवेलेंट। तो इसलिए हम लोगों ने देखा लगभग ये दोनों जो स्टेटमेंट है लगभग बराबर है। अब हम लोग देखते हैं हीट इंजन के बारे में। बेसिकली इन टाइप के फिगर आपको देखने को मिलेंगे आगे। हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर, हीट पंप। हीट इंजन क्या है? हीट इंजन इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट वन टाइप ऑफ एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क डन या हीट एनर्जी ऑफ द फ्यूल आफ्टर कंबशन ऑफ द फ्यूल इनटू मैकेनिकल वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ रोटेशन या इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन। तो हीट इंजन वो डिवाइस है जिसमें हमें वर्क डन मिलता है। कैसे? कंबशन होगा जब फ्यूल का, जब हीट का कन्वर्जन होगा वर्क डन में, तो यहाँ पर रोटेशन के फॉर्म में, अगर हम लोग बाइक के बारे में बात करें या कार के बारे में बात करें, तो रोटेशन के फॉर्म में हमें वर्क डन हमको मिलेगा। उसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, रेफ्रिजरेटर को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे और हीट पंप को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बारे में थोड़ा सा और समझ लेते हैं। हॉट बॉडी टेम्परेचर है, लो बॉडी टेम्परेचर है। हीट सिलेंडर के अंदर कंबशन हुआ, कंबशन में सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट निकली जिसकी वजह से टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट एडेड टू द सिस्टम जिसकी वैल्यू है Q1 दिया। इसके बाद एक्सपेंशन हुआ, हीट गैसेस एक्सपेंशन हुआ जिससे पिस्टन को धक्का दिए, पिस्टन मूव करेगा और ये ट्रांसमिशन होते होते अल्टीमेटली हमको पावर मिलेगी रोटेशन के फॉर्म में। वो आउटपुट के फॉर्म में, वर्क आउटपुट के फॉर्म में हमको मिलेगा जिसकी वैल्यू है WE, हम लोग मिलेके चल रहे हैं। अब पॉसिबिलिटी यहाँ पे देखें तो रिजेक्शन भी होगा, कुछ हीट लॉस होगा, इंजन से हीट निकलेगी, एग्जॉस्ट होगा, ये सारी चीज़ें कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ रिजेक्शन भी होगा। उसको कलेक्टिवली हम लोगों ने कह दिया दिस इज Q2। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि Q1 इज द अमाउंट ऑफ हीट एडेड, W इज द वर्क आउटपुट प्रोड्यूस बाय द इंजन एंड Q2 इज द अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्शन। तो इस तरीके से बेसिकली हम लोग आगे के क्वेश्चन में इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अगर रेफ्रिजरेटर की बात करें तो रेफ्रिजरेटर इज बेसिकली डिवाइस विच इज यूज फॉर कूलिंग पर्पज। सिंपली अगर कहा जाए तो भाई कूलिंग के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं दैट इज रेफ्रिजरेटर। अब कूलिंग होगी कैसे? सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट मस्ट बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द स्पेस रिक्वायर्ड फॉर कूलिंग। इसका मतलब कि जिस स्पेस को कूल करना है वहाँ से हीट को आपको निकालना पड़ेगा। अगर वो हीट यहाँ से इस बॉडी को अगर कूल करना है तो यहाँ सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट आपको निकालना पड़ेगा, वर्क आपको करना पड़ेगा क्लॉसियस स्टेटमेंट से, और रिजेक्शन होगा हीट का Q2 हॉट बॉडी में। जैसे AC की बात करें तो अंदर से कंटिन्यूस एक्सट्रैक्शन होता है हीट का, बाहर AC फेंक देता है एटमॉस्फेयर में जहाँ का टेम्परेचर ऑलरेडी ज़्यादा है। तो इस तरीके से Q1 इज द अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड, Q2 इज द अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड और W इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज टू बी डन ऑन द सिस्टम। इस तरीके से हीट पंप की अगर हम बात करें तो देखने में दोनों बराबर हैं। यहाँ पर भी देखेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ हीट है, रिजेक्शन ऑफ हीट है, वर्क डन है दोनों में। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर डिजायर्ड इफेक्ट क्या है? रेफ्रिजरेटर में डिजायर्ड इफेक्ट कूलिंग होता है हमारा, और हीट पंप में डिजायर्ड इफेक्ट हमारा हीटिंग होता है। अगर आपको कूलिंग चाहिए तो रेफ्रिजरेटर यूज़ करेंगे, अगर हीटिंग इफेक्ट चाहिए तो आप हीट पंप यूज़ करेंगे। देखने में दोनों बराबर है, प्रोसेस में दोनों बराबर है, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि आपका डिजायर्ड इफेक्ट क्या है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि
रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, हीट इंजन को, रेफ्रिजरेटर को और हीट पंप को। अब इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे कि कुछ न्यूमेरिकल लगाएंगे, कुछ चीज़ों को आगे डिस्कशन करेंगे। अब देखते हैं इसमें कॉर्नॉट साइकिल। बेसिकली कॉर्नॉट साइकिल या कॉर्नॉट इंजन की अगर हम लोग बात करें तो वो उसके बारे में वर्किंग को समझना ज़रूरी है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये बेसिकली एक एसेंशियल एलिमेंट कॉर्नॉट साइकिल के लिए लेके चल रहे हैं हम लोग, जिसमें सोर्स है, सिंक है, एडियाबैटिक कवर है, डाइथर्मिक वॉल है, वर्किंग सब्सटेंस है और पिस्टन है। इसके बारे में हम लोग जनरली जो डिस्कशन करेंगे वो आगे के लेक्चर में होगा। और इस तरीके से हम लोग कॉर्नॉट के बारे में, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के न्यूमेरिकल्स के बारे में आगे के लेक्चर में हम लोग देखेंगे उसको। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।